तो बच्चों आज हम अब यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। आप सभी का वेलकम है वीटीएस क्लासेस में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और कहीं ना कहीं आप हमसे कनेक्टेड रहो और टाइम टू टाइम आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है, नोट्स है, सब कुछ प्रोवाइड कर सके। अच्छा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको एप्लीकेशन अगर ये करना है तो एप्लीकेशन से बहुत सारे पीडीएफ वगैरह जाता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं। चलिए यूनिट 2 की बात करते हैं। आपके ईएनवीएस में सबसे बड़ी चैप्टर आपका यूनिट 2 ही। सबसे बड़ी चैप्टर क्या है? यूनिट 2 में ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन देगा कौन सा नहीं देगा। बहुत लेंथी चैप्टर है, बट मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं, जो बोला करने के लिए, बस उसको ध्यान से सिर्फ देख के चला जाए। चलिए पहला है व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉलिसी। तो बता सकता है एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है? एनवायरमेंटल पॉलिसी वो रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के द्वारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। एनवायरमेंट सबके सबके लिए हेल्दी और क्लीननेस की बेस है कि नहीं है? इसलिए हर कंट्री को अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी बनानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ना अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है। जैसे आपने नाम सुना होगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये सब क्या अलग अलग पॉलिसी, एयर के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है, ऑयल के लिए अलग है, नॉइज के लिए अलग है। जैसे नॉइज पॉल्यूशन में अगर आप गलती करते हो ना, अगर आवाज ज्यादा करते हो किसी भी ऐसा एरिया, सेंसिटिव एरिया से, तो आपके ऊपर फाइन लग। जैसे कोई हॉस्पिटल्स वगैरह है, वहां पर अगर नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो आपके ऊपर फाइन लग। तो ये सब चीजों को ध्यान रखा जा सकता है, कोई दिक्कत है? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट। सर क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है हर सिटीजन को हेल्दी और पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में जीने का राइट देना। क्या करना बच्चों? जीने का राइट देना। दूसरा पॉइंट है 1974 में, कब बच्चे बोल रहा हूं, 1974 में वाटर एक्ट पास किया गया ताकि हर व्यक्ति को जो फ्रेश वाटर है ना वो पीने के लिए मिल सके। नेक्स्ट है 1981 में एयर एक्ट पास हुआ था ताकि सबको पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिल। फिर है आपका टेक्नोलॉजी और रिसर्च का यूज करके हम वायरस और डिजीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। टेक्नोलॉजी और रिसर्च को यूज करके वायरस और डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। कोविड-19 इसको यूज करके ये रोका गया। टेक्नोलॉजी और रिसर्च की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। लेकिन अगर हमें पहले से पता रहता तो कोविड-19 जैसा कोई बीमारी आ सकता है 2 साल पहले से, जब शुरू हुआ उससे पहले से अगर पता रहता तब पहले से क्या रहते, अवेयर रहते। जैसे अभी एक आया है, बर्ड फ्लू नहीं है बच्चों, पॉक्स का आया है, मंकी पॉक्स आया है। अब मंकी पॉक्स है ना, तो मंकी पॉक्स अगर इंडिया में आने वाले वक्त में फैलेगा ना, तो उसकी वैक्सीन ऑलरेडी कई सारे देश है ना जो क्या कर रहा है, बना करके, तो उसकी मॉडल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कि उसकी वो पहले से साउथ अफ्रीका में जो ये हुआ है और धीरे धीरे अलग अलग कंट्री में फैलना शुरू हो गया है। आपको ये दिखाई देगा बच्चों कब? अक्टूबर या मिड नवंबर से दिखाई देगा इंडिया में। लेकिन ये दिखाई देगा यानी कि पूरा शरीर पे क्या हो जाता है, पूरा पूरा टाइप का पूरा हो जाता है, मतलब ये दिखाई देगा। लेकिन इसकी वैक्सीन का वैक्सीन आ चुका है, कुछ कंट्री बना चुका है, इंडिया नहीं बनाया है बट कुछ कंट्री क्या कर चुका है, डेवलप कर चुका है। तो उससे हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, परचेज कर। नेक्स्ट है व्हाट डू द टर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन। बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन वो एस्टैब्लिश कंसेप्ट है या ये बताता है कि लोगों में, ग्रुप में सिस्टम को कैसे एक्ट किया जा सके और कैसे चलाया जा सके। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जस्टिस, सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ताकि सड़क पे क्या हो सके, सेफ्टी मेंटेन हो सके। बच्चों ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे बोला जाता है जो प्राइवेट प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहां पर थूक फेंकना क्या है, मना है। ये गुटखा खाने वाले वहां पर भी क्या कर देते हैं, थूक फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है। व्हाई आर रूल्स एंड रेगुलेशन नेसेसरी? रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों जरूरी है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्डर बनाए रखता है, जस्टिस इंश्योर करता है,
सेफ्टी प्रमोट करने के लिए जरूरी है। ये हर इंसान के राइट को सेफगार्ड करता है और जो चाओस है ना उसको अवॉइड करता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों बहुत जरूरी है। जैसे बहुत अभी मिसिल वगैरह निकल रहा है, बहुत सारी जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर रेप के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल रहेगा तो लोग ऐसा करने से डरेंगे, उसके अंदर क्या होगा, डर पैदा होगा। लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। इसका साइड इफेक्ट ये भी है, अगर कोई बढ़ा दे तो 40 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, फांसी की सजा हो जाएगा। तो कोई किसी को भी आसानी से फंसा भी सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन बोलना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा रूल्स बनाओ जिससे क्या हो सके, चीजों को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट डू एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन। सर इसका मतलब क्या है? एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन वो गाइडलाइंस है जो लॉ और स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए ये तय करता है उसको स्ट्रिक्टली क्या करता है, हमारे बीच में लाया जाता है, उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। ये रूल्स सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है, पॉल्यूशन को अवॉइड करता है और इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से रेगुलेशंस बनाया गया है। क्लियर है बच्चों यहां तक? नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एनवायरमेंट। क्या नीड है? देखिए, एनवायरमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज करने से क्या करेगा, रोका जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज जितना ओवर यूज होगा ना, जितना पेड़ पौधा काटा जाएगा, उतना आने वाले वक्त में हमें नुकसान होगा। दूसरा है, पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए बोला जाएगा। और सबसे बड़ी जरूरी क्या है ना, जो भी अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उससे भी आपको सेफ्टी मेजरमेंट। What are the mistakes in the implementation of environmental rules and regulations? सर ये क्या है? Mistakes in the environmental implementation of environmental rules and regulations. सुनिए बच्चों, जो भी environmental law है, regulations है, उसको गलत तरीके से implement किया जा सकता है अगर enforcement अगर weak हो। बोलता है ना, अगर गवर्नमेंट जिस कंट्री में weak हो, वहां पर आप किसी चीज को क्या कर सकते हैं, गलत तरीके से भी उसको पालन करवा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें उसमें डलवा सकते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है। हाँ, ओके। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कम हो सकता है। मॉनिटरिंग प्रॉपर, देखो अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन वीक रहेगा तो पब्लिक मॉनिटरिंग कम होगा। पब्लिक मॉनिटरिंग कम होगा तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कम होगा। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, हमें नुकसान। जैसे बच्चों, अगर प्लास्टिक बैन है तो लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है तो प्लास्टिक पोल्यूशन फिर भी तो बढ़ रहा है ना। कितने लोग प्लास्टिक बैन है फिर भी प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं। अब किसी भी दुकान में चले जाइए, आपको सारे सामान किसमें मिलेंगे। इसका मतलब है प्रॉपर तरीके हमारा इन्फोर्समेंट क्या है, बहुत वीक है। आज आप चिप्स खा रहे हैं, किसमें खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हो ना, चिप्स किसमें खाते हो, प्लास्टिक में है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक बेस्ड है। आपको जैसे कंप्यूटर खरीदोगे ना पहली बार तो किसमें मिलेगा, आपको प्लास्टिक में मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारी इन्फोर्समेंट उतना पावरफुल नहीं है। ओके, तो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझ लो। एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने में कई प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों। जैसे वीक इन्फोर्समेंट, नॉलेज और एजुकेशन की कमी होना, इंडस्ट्री की रेसिस्टेंस होना और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होना। जैसे अगर इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट के लिए रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो एनवायरमेंट को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपने देखा हो कई बार ब्लास्ट हो जाता है, ऑफिस के अंदर आग लग जाता है, कई सारे लेबर का मौत हो जाता है। उसको बोला गया सेफ्टी मेजरमेंट करो, पर वो करता नहीं। नेक्स्ट है, राइट द ब्रीफ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सर ये क्या है? देखो बच्चों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंडिया में वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए बनाया गया। सर इस एक्ट का एम क्या था? इलीगल ट्रेड को रोकना और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकना। ये अलग अलग स्पेसीज को डिफरेंट शेड्यूल्स में क्लासिफाई करते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना और नेशनल पार्क है ना उसको एस्टेब्लिश किए ताकि क्या कर सके, स्पेसीज को बचाया जा सके। जैसे
बाघ वगैरह को मार करके क्या होता, उसकी हड्डी को इंडिया से बाहर भेज देता था, खाल को बाहर भेजता था, कहीं ना कहीं जानवर को मिसयूज करता था। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है बच्चों, विच लॉ इन इंडिया प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ, कौन सा लॉ है जो इंडिया में एप्लीकेबल है? तो बच्चों ये है, इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया गया। और ये एक्ट बच्चों एनिमल, बर्ड और प्लांट को कंजर्व करने पर फोकस करता है। सर नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? सर मेन फीचर्स क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट को सेफ गार्ड करने के लिए जो एक्सटेंडेड लेजिस्लेशन है उसमें बताया गया है, जो डिफरेंट स्पेसीज है ना उसको क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स को आउटलाइन की गई है, हंटिंग को रोका गया है, रिसर्च को बढ़ाया गया है, फोटोग्राफी जैसे एक्टिविटी के लिए गाइडलाइंस दी गई है। तो ये सब मेन फीचर्स है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसके हैबिटेट्स को सेफगार्ड करने के लिए लेजिस्लेशंस बनाया गया, स्पेसीज को डिफरेंट शेड्यूल्स में क्लासिफाई किया गया, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स लाया गया, हंटिंग को रोका गया, रिसर्च को बढ़ाया गया, फोटोग्राफी जैसे एक्टिविटी के लिए अलग अलग लॉ लाया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया गया। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? सर क्या पनिशमेंट है सर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 1972 के रूल्स अगर वायोलेट करते हो तो हर इंडिविजुअल जो भी ऐसा करेगा उसको 1 से 7 साल तक का सजा हो सकता है और कम से कम 5,000 रुपए का फाइन लग सकता है। चलो 5,000 रुपए का फाइन तो आप पे कर दोगे, लेकिन 1 साल से कितना साल तक सजा हो सकता है? आपने केस सुना होगा, मैं किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ, अगर सलमान खान के फैन हो तो आपको पता होगा जो ब्लैक बक्स था उसका शिकार करने के जुर्म में उनको कई साल तक क्या करना पड़ा, कोर्ट का चक्कर काटना पड़ गया, है कि नहीं है? और बिश्नोई समाज से उनको कई बार क्या मिला, धमकियां भी मिला कि बिश्नोई समाज जो एक ऐसा समाज है ना जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, उनको भगवान की तरह मानता है जानवर को, लड़के नहीं है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? सर कितने चैप्टर्स हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल 8 चैप्टर हैं, 6 शेड्यूल्स हैं, 69 सेक्शंस इंक्लूड हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और क्लोज एरिया को डिफाइन करता है। राइट इन ब्रीफ अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आपको बताना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक लॉ है जो फॉरेस्ट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये लॉ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्सन को कंट्रोल करता है और नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए पहले से अप्रूवल लेना जरूरी बनता है। इसका एम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना और साथ ही साथ ग्रोथ को बैलेंस करना। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस है ये है, व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? पहला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, दूसरा है रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड यूज और तीसरा है कंपनसेटरी ऑफ एफोरेस्टेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है? इसको फोकस फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रीजनरेशन पर होता है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडायवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके। दूसरा रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड यूज, ये एक्ट फॉरेस्ट लैंड को चेंजिंग को रेगुलेट करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इससे डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल के बीच बैलेंस बनाया जा सकता है। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, अगर फॉरेस्ट लैंड का यूज दूसरी चीजों के लिए किया जाता है तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए एफोरेस्टेशन एक्टिविटी करना जरूरी होता है। ये इंश्योर करता है कि इकोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन रह सके। क्लियर बच्चों? बच्चों यहाँ तक क्लियर नहीं है? जैसे कौन सा जगह है जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था काफी ज्यादा इंडिया के बारे में, जहां से हम लोग घूमना बंद कर दिए थे, मॉलदीव्स। लेकिन मॉलदीव्स का बेस्ट ऑप्शन क्या है? लक्षद्वीप है। लेकिन लक्षद्वीप में आप इतना आसानी से नहीं जा सकते। लक्षद्वीप में वो लोग सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? नेचर का रखते हैं, तो वहां पर बहुत सारा क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट उसको मॉलदीव जैसा बनाएगा ना तो उसके लिए कंपनसेट प्रोवाइड करेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। राइट इन ब्रीफ अबाउट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। सर क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में पास किया गया था, जिसका एम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना था।
इस एक्ट को 1988 में अमेंड भी किया गया। मतलब ज्यादा नहीं है, घबराना नहीं है, हो जाएगा जल्दी खत्म। What are the objective of water prevention and control of pollution in 1974? सर ये क्या है बच्चों, समझिएगा ना, मैं बात कर रहा हूं इस एक्ट में। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव इंडिया में वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और मैनेज करना है। ये एक्ट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को डिस्चार्ज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, पॉल्यूशन मैनेजमेंट को प्रैक्टिस को इन्फोर्स करता है। इसका एम है इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों को प्रोटेक्ट करना। राइट इन ब्रीफ अबाउट एयर पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो ये क्या है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में पास किया गया था। इसका एम है एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। इस एक्ट को रिवाइज भी किया गया था 1987 में ताकि एयर पॉल्यूशन के इश्यू को इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। नेक्स्ट सर क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981? सर ये क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करना है, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना है, कंप्लायंस इंश्योर करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एस्टेब्लिश करना है और पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करना है। इसका ओवरऑल एम जो है ना, एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ और एयर क्वालिटी को सेफगार्ड करना है। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो ऑलरेडी हमने बता चुके हैं। सर ब्रीफ क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था। ये एक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था ना, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखना। और इसका एम है एनवायरमेंट, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। इस एक्ट ने एनवायरमेंट रेगुलेशंस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? सर ये क्या बोल रहा है? इस एक्ट का बच्चों, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट को सेफगार्ड करना, इनहेंस करना था। ये पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करता है और एनवायरमेंटल सेफगार्ड को एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने पे फोकस करता है। ईपीए क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है ये देखना जरूरी है। इसको हम अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीए को अम्ब्रेला एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रॉड स्ट्रेटजी यानी कि अच्छा खासा रणनीति इंप्लीमेंट करने करता है। इसको कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी इसको ब्रॉडली क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। ये यानी कि एक अम्ब्रेला के नीचे वो सारा चीज क्या कर देता है? बता देता है। यानी ये ओवरऑल एनवायरमेंट को सेफ गार्ड करने पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे, यानी किसी एक चीज पे बात नहीं करता है, सारे मुद्दों पे बात करता है। व्हाट इज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? सर ये क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पहले मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं बता चुका हूं ना, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। हु स्टार्टेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? किसने स्टार्ट किया था, बता सकते हो क्या? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। इस एक्ट में टोटल 26 सेक्शन और 4 चैप्टर्स हैं। बेटा ये सब तो आएगा एग्जाम्स में। व्हाट वाज द फर्स्ट एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया? क्या था? इंडिया का पहला एनवायरमेंटल लॉ जो है ना, ये सोर नुसेंस बॉम्बे एंड कोलाबा एक्ट में आया है 1853 में। ये एक्ट वाटर पॉल्यूशन के इशू को एड्रेस करने के लिए इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट सर, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंटल? कौन सा दिन आता है? 5 जून को हम एनवायरमेंटल एक्ट क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ग्रीन राइट बीबीआई कर दीजिएगा, जरूर आएगा ग्रीन राइट, एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। ग्रीन राइट को एनवायरमेंटल राइट भी कहते हैं बच्चों। ये लीगल और एथिकल प्रिंसिपल्स को एनवायरमेंटल और उसके रिसोर्सेज की कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। ये राइट फ्यूचर जनरेशंस के लिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करने को इंश्योर करता है। व्हाट द ग्रीन बेंच क्या है? ग्रीन बेंच क्या है? ग्रीन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव को रिस्पॉन्स में इस्टेब्लिश की गई थी, जो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट इशू के एड्रेस करता है। ग्रीन बेंच एनवायरमेंटल केसेस को हैंडल करता है बच्चों, और इकोसिस्टम्स को बैलेंस को इंश्योर करता है कि और उसको इस्टेब्लिश करता है ताकि जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो वहां पर सुनवाई की जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड व्हाट? दो तरीके का है, एक है स्टैट्यूटरी लॉ, दूसरा है कॉमन लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ क्या है? ये लॉ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है जाता है। और कॉमन लॉ क्या है? ये लॉ कोर्ट के जजमेंट्स और प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे बनाया जाता है। नेक्स्ट,
व्हाट डज एनवायरमेंटल स्टैट्यूटरी लॉ मीन? एनवायरमेंटल स्टैट्यूटरी लॉ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। ये लीगली बाइंडिंग लॉ होते हैं जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए इन्फोर्स किया जाता है। नेक्स्ट सर, व्हाट डज एनवायरमेंटल कॉमन लॉ मीन? इसका मतलब क्या है? एनवायरमेंटल कॉमन लॉ का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल कॉमन लॉ का मतलब क्या है बच्चों? अच्छा, एनवायरमेंटल कॉमन लॉ का मतलब क्या है? एक ऐसा लॉ जो सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। सर और क्या देखना है? सर मैं इसमें एजेंडा 21 की बात कर रहा हूं। कहां पर सर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। कब हुआ था सर? 1992 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1992 में हुआ था। याद रखने रहेगा सर। अब मैं कुछ मेन क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ और समझाते हुए निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है? आप क्वेटो प्रोटोकॉल के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल सकता है। क्वेटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में स्टैब्लिश किया गया था और 2005 में इनेक्ट हुआ। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट सेट किया गया और ये प्रोटोकॉल ग्लोबल कोलैबोरेशन के जरिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का एक बहुत बड़ा जरिया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्लियर कि नहीं है? कब बच्चों किया गया था ये स्टैब्लिश? 1997 में। और 2005 में क्या हुआ था? इनेक्ट हुआ था। किसके तहत होता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो किसकी बात कर रहा था? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की को कम करने के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट सेट किया गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ सकता है एग्जाम्स में। क्या आ सकता है सर? ये क्या है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम सीबीडी बोलते हैं, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज को इनकरेज करना और जेनेटिक रिसोर्सेज को एडवांटेज को जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना। नेक्स्ट सर, आपका बोला शॉर्ट नोट्स अबाउट, आपको क्या बोलता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में शॉर्ट नोट्स बोलते हैं लिखने के लिए। सर शॉर्ट नोट्स रूल्स एंड रेगुलेशन किसके बारे में आया? एयर क्वालिटी रूल्स आया अलग से, वाटर क्वालिटी रूल्स आया, नॉइज पॉल्यूशन रूल्स आया, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स आया, कोस्टल लॉ वगैरह बच्चों आया। फिर बोल सकता है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के बारे में बोल सकता है लिखने के लिए। 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको एस्टेब्लिश किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों ग्लोबल एनवायरनमेंट कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स को प्रमोट किया गया। स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन जो है ना, ये सिग्निफिकेंट आउटकम के बारे में चर्चा किया, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को एडॉप्ट किया गया था। सर एक और आ सकता है जो मेरे को लगता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बोल करके एक वर्ड है जो यूज कर सकता है। मैग्ना कार्टा क्या है? ये एनवायरमेंट से स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन को रेफर किया जाता है। ये डिक्लेरेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है। क्या है बच्चों? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दिया गया है जो ग्लोबल एनवायरमेंट गवर्नेंस को गाइड करता है। सर नेक्स्ट क्या है? अर्थ समिट। क्या आ सकता है एग्जाम में? अर्थ समिट। सर अर्थ समिट क्या है? ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के रूप में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इशू को एड्रेस किया गया था। सर एक और मैं बता रहा हूं, एक और टॉपिक है जो एग्जाम्स में आ सकता है, रामसार कन्वेंशन। क्या आ सकता है? रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन 1971 में ईरान में हुआ था। कब हुआ था? ईरान में हुआ था। इसका एम था वेटलैंड्स और उनकी रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना। ये कन्वेंशन ग्लोबल लेवल पे वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एक और आ सकता है किगाली अमेंडमेंट्स। क्या आ सकता है? किगाली अमेंडमेंट्स। बाद में मत बोलना सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, सब मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। किगाली अमेंडमेंट्स ये तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किगाली अमेंडमेंट 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अमेंडमेंट के रूप में आया था। इसका फोकस था आपने सुना होगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सुना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन? जैसे हार्मफुल जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसको कम करना, जिससे ओजोन लेयर और क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट से क्या हो सके, फाइट किया जा सके। सर एक और है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में पेरिस में हुआ था। इसका एम था ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए कमिट किया था।
सर एक और आ सकता है नगोया प्रोटोकॉल। क्या आ सकता है? नगोया, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से जो भी आपका ये होगा ना, ये वाला ये तो बिल्कुल ही क्या होगा, अपोजिट होगा। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में नगोया जापान में स्टैब्लिश हुआ था। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक सप्लीमेंट है जिसमें जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस और बेनिफिट्स को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी। सर एक और आ सकता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ना इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। इस ट्राइब्यूनल का काम था एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और एनवायरमेंटल लॉ को इन्फोर्स करना। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल था इसका फोकस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और कंजर्वेशन पे था। सर और कुछ आ सकता है क्या? अच्छा, रियो डी जेनेरो हम बता चुके हैं आपको बच्चों। 20 समिट यहाँ पर हुआ था जो सारी चीजों के बारे में चर्चा किया था। यूएनएफसीसी क्या है ये समझना। यूएनएफसीसी जो है ना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एड्रेस करना, इसका एम ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करना और डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट पे फाइट करना, इसमें सपोर्ट करना है। सर एक और आ सकता है नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी डिक्लेरेशन सर क्या होता है? ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली में अडॉप्ट हुआ था। इसका फोकस है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथ करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। क्लियर ना? ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर कि बच्चों? तो ये सेकेंड चैप्टर्स भी आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो इतना ही पढ़ना है, ज्यादा आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो मैंने समझाया ना तो 5 मार्क्स में देगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स और क्या कर लेना है, ऐड कर देने हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आप सब क्या करिए, आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे शेयर करने का। थैंक यू सो मच।